नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। आज हम जानते हैं देवयानी इंटरनेशनल के Q2 रिजल्ट्स। यम ब्रांड्स कोऑपरेट करते हैं KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी और इनका होम ग्रोन ब्रांड वांगो जो सदर्न इंडिया के कुज़ीन्स देता है। चेयरमैन साहब ने बताया कि न केवल इन ब्रांड्स और इन्होंने 3 नए ब्रांड्स लिए हैं। कौन से लिए हैं? लिव टी, न्यूयॉर्क फ्राइज़ और सनूक किचन। इनको भी देखेंगे थोड़ी देर के आगे चल के। इसके अलावा जो इनका वांगो ब्रांड है, जहाँ ये सदर्न इंडियन कुज़ीन्स देते हैं, इन्होंने उसमें और एक्सपेंशन कर लिया है और वो ट्रेडिशनल स्नैक्स भी देंगे। पहले आपको इडली, सांभर, वड़ा ये सब साउथ सदर्न इंडिया के कुज़ीन्स मिलते थे। उसके अलावा ये अब स्नैक्स भी देंगे, जैसे बनाना चिप्स, मिक्सचर्स वगैरह। फ़िल्टर कॉफ़ी तो देते ही थे वो। अब जो इन्होंने 3 नए ब्रांड्स के साथ साइन अप किया है, वो है एक टी लाइव, जो एक टी ब्रांड है, बेवरेज ब्रांड है। दूसरा है न्यूयॉर्क फ्राइज़, ये कनाडियन बेस्ड QSR चेन है, जो फ्रेंच फ्राइज़, हॉट डॉग्स वगैरह देता है। तीसरा है सनूक किचन, जो पॉपुलर सिंगापुर बेस्ड ब्रांड है, जो एशियन और थाई कुज़ीन्स देता है। अ, मैं इन तीनों ब्रांड्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हूँ, क्योंकि ये ब्रांड्स की वैल्यू आती है जब वो नोन होते हैं। मैंने इनको नहीं सुना, आई डोंट थिंक आपने कभी सुना होगा। ब्रांड की वैल्यू, जैसे डोमिनोज़ इंडिया में आया, डोमिनोज़ हम यूएस में जानते हैं, पिज़्ज़ा हट यूएस में है, इंटरनेशनल है, हम जानते हैं। उसकी रिकॉल वैल्यू है, इनकी रिकॉल वैल्यू नहीं है, इनको ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि शायद ये बहुत सक्सेसफुल होगा, बट स्टिल देखते हैं कि कैसे वो मार्केट रेट करता है। याद रखिए, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट ओपन होने में सिर्फ़ आधा घंटा रह रहा है। तो हो सकता है कि मेरा एनालिसिस और मार्केट का रिएक्शन डिफरेंट हो, बट हम इसको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म पे देखेंगे, ट्रेडिंग तो वैसे भी नहीं करते। देखते हैं फिर ये कैसे ये ब्रांड्स एस्टैब्लिश होते हैं, किस तरह से होती है, अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है। तो इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स दी हैं, किस तरह के इनके आउटलेट्स रहेंगे। जैसे टी लाइव जो है, इसका आप देख सकते हो कि बबल टी वगैरह दे रहे हैं, किस तरह से इनका मिल्क टी, ब्राउन शुगर और इस तरह के रहेंगे। अगर आप न्यूयॉर्क फ्राइज़ में देखोगे तो ये आपको फ्राइज़ वगैरह देंगे, हॉट डॉग्स वगैरह देंगे, तो कुछ इन्होंने इमेज शेयर की है, कुछ फूड्स की इमेज शेयर की, इस तरह के देंगे। और तीसरा है हमारा सनूक किचन, उसमें भी ये कुछ किस तरह के शॉर्ट टर्म, स्मॉलर टाइम फ्रेम में छोटे-छोटे कुकीज़ देंगे जो क्विकली डिलीवर कर पाएँ। न्यू स्टोर्स देख लेते हैं। KFC के इन्होंने 28 न्यू स्टोर्स खोले हैं इस क्वार्टर में, पिज़्ज़ा हट के 23, कोस्टा कॉफ़ी के 15, वांगो के 18, इसके टोटल हो गए 84। और आप देखोगे सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, अलग जगह भी है। थाईलैंड में इन्होंने KFC बिज़नेस को एक्वायर किया था, अच्छा था। वहाँ भी एक नया स्टोर खोला है। टोटल मिला के 85 न्यू स्टोर्स हैं, आपको दिख रहे हैं इस क्वार्टर में। अब अगर हम इनके डिफरेंट ब्रांड्स देख लेते हैं, KFC का देख लेते हैं, रेवेन्यू और सेल्स देखते हैं। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्लैट है और ईयर ऑन ईयर हल्का-सा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट अपनी जो कॉन कॉल में बता रहा था कि श्राद्ध का महीना है, बाढ़ थी, फ्लडिंग थी, इस तरह से, बट बाढ़ फ्लडिंग तो मोस्टली रूरल एरिया में थी। आपको क्या KFC रूरल एरिया में मिलेगा? नहीं, वो तो अर्बन क्षेत्र में मिलेगा। और FMCG अर्बन क्षेत्र में, अर्बन कंज़म्पशन में बिल्कुल ही खराब रहा है। हमने बहुत सारे रिज़ल्ट्स देख चुके हैं, जहाँ अर्बन कंज़म्पशन थी ही नहीं। और देवयानी टेक्सटाइल के सारे ब्रांड्स अर्बन में ही हैं। और अगर पिछले साल से बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकता है, लेकिन नहीं। और श्राद्ध का रीज़न दे रहे थे कि 1 महीना वो वेजिटेरियन बन गए, बट स्टिल मैं इसको बाय नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से KFC का खराब परफ़ॉर्मेंस था। ग्रॉस मार्जिन भी देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन ईयर ऑन ईयर सेम ही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। पिज़्ज़ा हट्स देख लेते हैं, इनके रेवेन्यू में क्या उसका क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है, हल्का-सा इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखोगे उसमें रेवेन्यू सेल्स देखोगे आप, ईयर ऑन ईयर हल्का-सा डेफ़िनिटली बढ़ा है। ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट है और ईयर ऑन ईयर हल्का-सा बढ़ा हुआ है। वो स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी उतना ग्रोथ नहीं है जितना होना चाहिए। कोस्टा कॉफ़ी की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी इंक्रीज़ है। तो कॉफ़ी लोग पी रहे हैं और कोस्टा कॉफ़ी की पी रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन मेंटेन की है 75% पे। और अगर आपके सेल्स बढ़ता है और आप मार्जिन मेंटेन करते हो तो आपको डेफिनिटली फ़ायदा होता है। ईयर ऑन ईयर मार्जिन आपको गिरते ज़रूर दिख रहे होंगे, लेकिन सेल्स के साथ वो रिकवर हो जाता है। और लास्ट में आ जाता है वांगो, वांगो इनका होम ब्रांड है। हाँ, हालाँकि जो कंपनी की कॉन कॉल थी उसमें बार-बार वो इसको वांगो पढ़ रहे थे, बट अगर आपकी इसकी हिंदी इमेजेस भी देखेंगे उसमें वांगो ही लिखा है। तो मैं थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बट स्टिल वांगो, वांगो जो भी इसको आप प्रोनाउंस करें, उसका रेवेन्यू देखेंगे तो आप देखेंगे क्लियरली वो भी इंक्रीज़ हुआ है। वेजिटेरियन फूड्स में कोई दिक्कत नहीं है। अ, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ा है और मार्जिन भी इन्होंने ऑलमोस्ट मेंटेन रखी है क्वार्टर क्वार्टर 80.6 79.2, क्योंकि सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है तो वो कवर हो गया है, अच्छी बात है। बट अब देख लेते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप देखोगे ये सबसे आपके लेफ्ट में दिखेगा, ये लास्ट ईयर का क्वार्टर है, ये जो है ये फर्स्ट क्वार्टर है और राइट साइड में जो करंट क्वार्टर है Q2 FY25। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस डेफिनिटली बढ़ता हुआ है, टोटल इनकम देखोगे तो क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर तो डिक्लाइन ही है।
ईयर ऑन ईयर डेफ़िनिटली इसमें बढ़ा हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट देखना है, यहाँ देखिए क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अपने चरम पर है, क्वार्टर 1 में भी था और क्वार्टर 2 में अभी तो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि प्याज़ ने सेंचुरी बनाने के करीब आ गया है। तो डेफ़िनिटली रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट इन देवयानी जैसी कंपनीज़ को बहुत पड़ेगा। फूड क्यूएसआर सेगमेंट में काफ़ी पड़ेगा, फूड सेगमेंट में भी पड़ेगा। तो अभी भी इनका बढ़ा हुआ है रॉ मटेरियल कॉस्ट और Q2 में मुझे लगता नहीं कोई रिस्पाइट मिलेगा, यहाँ पर भी इसी तरह से आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे आप तो ईयर-ऑन-ईयर डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है। एम्प्लॉयी बेनिफिट्स भी बढ़ गए हैं, उनकी सैलरी, ईसॉप्स वगैरह भी हैं और अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए आए हैं। टोटल एक्सपेंसेस बहुत काफ़ी बढ़ के आए हुए हैं, जो कि डेंट लगा रहा है आपके फाइनल रिजल्ट्स पे। एबिटा देखेंगे आप 1987 है, मार्जिन देखिएगा आप, देखिए पॉइंट असली मार्जिन्स का ही है। एबिटा मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है, ईयर-ऑन-ईयर तो डिक्लाइन है ही। कंपनी ग्रो नहीं कर सकती अगर एबिटा मार्जिन्स इनके डिक्लाइन हो रहे हों। और आप देखिए कि फाइनेंस कॉस्ट और एमोर्टाइज़ेशन और डेप्रिसिएशन कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं और आप फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस लगा दीजिए क्यों? क्योंकि नाइजीरिया में इनको डेंट पड़ा है करेंसी डेप्रिसिएशन का, उसको आप जब जोड़ लेते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया -31 और उसमें टैक्स जोड़ लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट तो रहा ही नहीं, लॉस हो गया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस में आ गई है और ईयर ऑन ईयर भी लॉस में आ गई है। अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 23 24 को, तो वहाँ से अभी प्रॉफिट में लॉस आ गई है। आप कह सकते हो कि कंपनी एक्सपेंशन देख रही है, न्यू स्टोर ओपन कर रही है, उसमें उनको कॉस्ट जाएगा तो मैं एग्री कर जाऊँगा, बट एटलीस्ट इनको नेगेटिव में नहीं आना चाहिए था, मेंटेन करना चाहिए था। माइनस के नंबर्स जो होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। मार्केट जिसका रिज़ल्ट आया था, ओपन मार्केट में आया था और सडन वोलेटिलिटी थी ऊपर-नीचे, लेकिन स्टिल पॉज़िटिव में क्लोज़ किया था। लेकिन मार्केट ओपन पे लोग बहुत पढ़ नहीं पाते, मैं तो डिटेल में पढ़ भी नहीं पाया था, फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी बड़ी थी। स्टेडी होके आज मार्केट रिएक्ट करेगा, देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है और याद रखिए जुबिलेंट फूड्स के भी आए हुए हैं, मैं उनकी भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं किस तरह से कंपेयर होता है। तो इस स्लाइड पे आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट, हमने इंडिविजुअल सेगमेंट्स के देख लिए थे, बट ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे 60 मार्जिन जो है सॉरी, ओपीएम देखोगे 16.01 है, अगर आप कंपेयर करो पिछले आप इस पूरे सितंबर 21 तक आप देख नहीं पाओगे, तो लगातार 25% से गिरते आज वो 16 पे आ गए हैं। 12 भी थे बट स्टिल 16% आ गए हैं, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो 18 थे। और फिर से एक बार उन्होंने लॉस पोस्ट किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये देखिए मार्च में पोस्ट किया था, वहाँ डेंट पड़ा था। मार्केट ने थोड़ा-सा प्लेस कर दिया इसको, उसको टेक्निकल्स में देखेंगे, बट आप प्रमोटर में देख लेते हैं, हल्का-सा प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन घटाई है नाम मात्र की 0.01%। एफआईज़ ने भी अपनी पोजीशन थोड़ी-सी घटाई है, डीआईज़ ने बढ़ाई है और पब्लिक ने भी घटाई है। तो सिर्फ़ डीआईज़ ने पोजीशन ली है, अभी भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है। टेक्निकल्स में आ जाते हैं सीधा, रिज़ल्ट आने से पहले ही मार्केट को शायद खबर लग गई थी, क्या थी? अगर आप देखोगे तो एक बार को -27% नीचे था, हल्का-सा रिकवर किया। ये वोलेटिलिटी देख रहे हो आप, जो ग्रीन कैंडल बड़ी से बड़ी है, जिसके ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है। अगर आप इसको भी ले लो क्लोजिंग मार्क्स में, यहाँ क्लोज़ हुआ है तो भी ऊपर रीसेंट हाई से 21% नीचे आया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो मार्केट में खबर पहले से थी, गॉड नोज़, और इसके मूविंग एवरेजेस बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। 50 भी वही है, 100 भी उसी के पास चिपका हुआ है, 200 भी उसी के पास है। तो मूविंग एवरेजेस बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है इस केस में। तो हमारी सपोर्ट लाइन्स बनी हुई है, पहले की ड्राइंग बनी हुई है, तो क्विकली वीकली बेस पे चलते हैं क्योंकि डेली से बेटर पिक्चर देखने को मिलती है। वीकली, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बताती है। थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं इस तरह से, तो जो इसका मूवमेंट है देखिए वो इसी चार्ट पर आ रहा है, 2 जगह सपोर्ट ले रहा है। एक तो इस राइजिंग चैनल के बॉटम पे ले रहा है और एक इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे भी ले रहा है। तो अक्सर दोनों पॉइंट पे वैल्यू मिलती है। तो या तो आप इस पे सपोर्ट देखिए या इस पे सपोर्ट देखिए। दोनों पे देखिए, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटेड दोनों पे। तो अब यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज ओपन करोगे तो 50 वीकली के नीचे है, 100 वीकली के भी बिल्कुल चिपका हुआ है उसी से। आई डोंट नो मूविंग एवरेज में गड़बड़ है कि इस तरह का चार्ट ही प्लेस्ड है। कंपनी ने प्रॉफिट दिया नहीं है, अब कुछ का लग देखिए यहाँ पे आपको लग सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है और काफ़ी बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर ये बन गया और ये जो वैल्यू है ये नीचे बहुत सीवियर डेंट पहुँचाएगी। तो हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, कंपनी प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर रही है। ये चार्ट, ये जो पैटर्न है, ये मंथली बेस पे मैं जैसे ही इसको ड्रा करूँगा तो आपको मंथली बेस पे और भी ज़्यादा ये क्लियरली दिखाई देगा। अगर मैं इसको मंथली बेस पर आपको ये और भी क्लियर दिख रहा है। अगर ये नीचे आया इस लाइन के पास तो डेफ़िनेटली बन जाएगा और एक डाउन ट्रेंड ज़रूर हो जाएगा। सिर्फ़ एनालिसिस के लिए देख लेते हैं कि अगर हम इसी लाइन को नीचे प्लेस कर दें तो कहाँ टारगेट आएगा, वो 0 के नीचे ना पहुँच जाए। 72 के आस-पास आ रहा है। थोड़ा-सा स्क्वेयर्स करते हैं तो 72 के 74 के आस-पास आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली उतना तो आईपीओ का प्राइस भी नहीं था, तो काफ़ी नीचे आ जाएगा। बट आई होप कि ये ना हो, क्योंकि होप पे दुनिया चल रही है और क्यूएसआर सेगमेंट तो पूरा ही होप पे चल रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि या तो इस
हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट के पास या स्लैंटिंग सपोर्ट के पास ही ये आएगा, वापस अपनी जर्नी तय करेगा। क्योंकि जिस तरह का इनका एक्सपेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नए-नए ब्रांड्स के साथ साइन कर रहे हैं और ये रविकांत जयपुरिया ग्रुप की है, जहाँ वीबीएल भी है, उनको कंपनी चलाना आता है, उनको शेयर होल्डर्स को वैल्यू दिलाना आता है। तो मेरा भी जो बाइंग इंटरेस्ट था इसमें शुरुआत में वो सिर्फ़ मैनेजमेंट के चलते ही आया था, कंपनी तो नॉर्मल कर रही है। सफायर फूड की हालत देख ही रहे हैं कि किस तरह से खराब हो रखी है। वापस वीकली बेस पे चलते हैं, तो आप वीकली बेस पे चैनल इस वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको इस तरह से आप सपोर्ट लाइन्स ड्रॉ करनी है और देखना है कहाँ जाना है। या देखिए वोलेटिलिटी है, मार्केट ओपन ये वीडियो पब्लिश होगा तो हो सकता है ओपन भी हो जाए, तो कहीं भी किस तरफ भी मूवमेंट आ सकता है। तो सपोर्ट लाइन्स पता होंगी तो हमें आराम रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो और Q2 रिपोर्ट्स हम देखेंगे धीरे-धीरे करके। भले ही उनके पे एक्शन रिएक्शन आ गया हो, लेकिन रिपोर्ट देखना तब भी है, वो बाद में ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।